हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, ये पिछली क्लास में हमने देखा था बच्चों कि नोड क्या होता है। याद है आपको? हमने देखा था कि व्हाट इज़ नोड। नोड वह पॉइंट होता है, नोड इज़ अ पॉइंट वे, हमने देखा बच्चों नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे साई की वैल्यू 0 होती है। साई 0 होने से मॉड साई स्क्वायर 0 हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ऐसा होने से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। मैं आप देख रहे हैं श्रोडिंगर पे कितना टाइम दे रहा हूँ। श्रोडिंगर लोग 10 मिनट में पढ़ाई खत्म कर देते हैं, 1 घंटे में, आधे घंटे में। बहुत हीरो टीचर आधा घंटा पढ़ाते हैं लोग, बट वी आर गिविंग, हम आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। क्यों? तो इस पे सवाल खूब पूछे जाते हैं और इसका फ्यूचर में बहुत इसके बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करना होता है। मतलब एक तो आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आने वाले थे, आपके अंदर आइडिया बिल्डअप होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे आप आगे चल के, या इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे आप। तो यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे बच्चे पूछते थे इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे है, चक्कर कैसे मारता है, सर बता दीजिए 1s कहाँ होता है, 2s कहाँ होता है। वो सब आपका यहीं के यहीं क्लियर होने वाला है। यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे मारता है, तो आप कहोगे देखो दोस्त, इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर मारता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ये श्योर नहीं है, ये अनसर्टेन है। हम सिर्फ ये बातें कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ पर ज़्यादा है। क्या संभावना मतलब क्वांटम मैकेनिक्स क्लियर नहीं है क्या? उसका क्लियर होने का मतलब ही ये है कि हम लोग अनसर्टेनिटी को समझें, हम लोग इस संभावना को समझें। हम संभावना, प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, ड्यूअल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। इट मीन्स वी आर मोर एक्यूरेट। बट इफ़ यू डोंट, अगर आप सर्टेनिटी की बात करते हो, जैसे मैं आपको एक मजाकिया एग्जांपल दूं। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ मेडिकल तैयारी कर रहा था तो उसके पिताजी जब वो घर गया और उसके पिताजी पूछे तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, तो कह रहा बहुत मुश्किल हो रहा है, मैंने 12th तक अच्छी पढ़ाई नहीं की, बदमाशी थोड़ा कर दिया, मेरी संगति ख़राब हो गई, मैंने अपने टीचर्स को फॉलो नहीं किया, तो अभी तैयारी में बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरी बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं हो पा रहा है मुझसे भी। तो उसके पिताजी कहे कि देखो वो किसान हैं, तो कहते देखो जो लोग सिकंदर का डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं था। ये सब बातें कहने से एक मोटिवेशन जरूर मिलता है, बट वी शुड टॉक वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज आई डोंट मीन एनीथिंग एल्स। आई एम जस्ट मीन दैट कि मैं कहूँ कि ये चीज़ अनसर्टेन नहीं है, ये चीज़ पक्का मैं ये काम करूँगा, इसमें 100% सफल हो जाऊँगा, ये मोटिवेशन के लिए सही है। बट वेन एवर यू आर सेइंग 100% में कर जाऊँगा, आपने मिस्टेक कर दिया। बिकॉज देयर विल बी प्रोबेबिलिटी, वहाँ संभावना जरूर है, संभावना बहुत कम है, वी आर सेइंग 100%। ओके बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने फिर रेडियल वेव फंक्शन की बात की, याद है आपको? ये तो नोड हो गया ना, नोड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो बच्चों? 0 हो, संभावना 0 हो जाए। नाउ हमने बात किया रेडियल वेव फंक्शन की, याद है ना आपको? आर जो कि रेडियस पे डिपेंड करता है और जो क्वांटम नंबर में n और l पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर या एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बच्चों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के विषय में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड साई स्क्वायर। एंड अगर हम लोग बात करें, ये हो जाएगा मॉड साई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रेडियल वेव फंक्शन का, और ए स्क्वायर एंगुलर वेव फंक्शन का। ये ए स्क्वायर डिपेंड करता है थीटा और फाई के ऊपर, याद होगा आपको? यस, ये हो गया हमारा। ये डिपेंड करता है बच्चों एन, ये डिपेंड करता है एम और एल के ऊपर। ओके, सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ इंटरेस्टेड हैं रेडियल में, तो हम इसकी बात करेंगे, तो इसको बोलोगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये हो गया ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये हो गया एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट वन इज बच्चों प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये क्या है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ डीवी है, स्मॉल वॉल्यूम है। यस नो, मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाते हैं और मैं इस पर इतना डिस्कस करूँगा आपको समझ में आना शुरू हो जाए। चलिए कम ऑन, ये क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मैं इसके पहले भी ऐसा सवाल आपसे पूछ चुका हूँ, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आपको इनमें बताना है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो आवर आंसर विल बी, इसमें क्या बोला, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, है ना। तो क्या हुआ भाई, प्रोबेबिलिटी फंक्शन P इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू मॉड साई स्क्वायर। सो हियर शुड बी मॉड साई स्क्वायर, बट मॉड साई स्क्वायर नहीं है, तब भी मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। यस नो, यहाँ पे मॉड होना चाहिए बट मॉड नहीं है, फिर भी इनमें से हमको हमेशा मोस्ट प्रोबेबल आंसर मारना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो मॉड साई स्क्वायर शुड बी हियर, अदरवाइज इट्स करेक्ट आंसर सी। ओके, सो आंसर इज, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा लाइट के स्पीड से ट्रेवल नहीं करता है। यू नो व्हाट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, कौन से रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो लाइट की स्पीड से मूव करती हैं। ये बात मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, यू नो। तो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और डी ब्रॉगली वेव ये मे और मे नॉट बी, है ना, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना बच्चों। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, ए, और आप सभी लोगों ने किया है सही। इसका वेवलेंथ कैसे निकालते हैं हम, लेट बाई एज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए काम करेंगे तो यहाँ सी कर देंगे, बट इट्स नीड नॉट टू बी नेसेसरी दैट इट्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, ठीक है, चलिए तो बच्चों नाउ सी ग्राफ ऑफ, बहुत बहुत ध्यान सीखना है। तो ग्राफ ऑफ 2p 3, आपको पता है ना बच्चों, ये 2p से क्यों शुरुआत हुआ है, ये s क्यों नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है बच्चों कि अगर हम लोग s से शुरुआत करेंगे तो s का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है। याद है आपको, s ही एक ऐसा है जिसका रेडियल वेव फंक्शन ग्राफ, क्या बोलते हैं इसको, रेडियल वेव फंक्शन ग्राफ r के साथ में ड्रॉ करेंगे तो वो जीरो शुरू नहीं होता है, बाकी सभी का जीरो से शुरू होता है। ये बात मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। यस नो, वेरी गुड। सो बच्चों अगर हम बात करें, ध्यान रखो, सबका पहला वाला s छोड़ के अगर हम 2p की बात करें, p में पहला कौन सा होता है, 2p होता है, 1p एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, हम लोग पढ़े हुए हैं। लेट्स सी वंस मोर। बच्चों मैंने बताया आपको कि n की दी हुई वैल्यू के लिए l की वैल्यू जो है 0 से लेकर के n-1 तक होती है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। सो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l कैन बी 0, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यस नो, तो 0 मतलब क्या होता है, s। तो 1 के लिए सिर्फ s हो सकता है, 1s इज पॉसिबल, बट 1p इज नॉट पॉसिबल, 1p पॉसिबल नहीं है। क्लियर। सिमिलरली बच्चों अगर मैं 3D की बात करूं तो 2D पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ बच्चों, 2। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, बट स्टिल आई शुड एटलीस्ट वन टाइम एक्सप्लेन यू गाइस। जस्ट टेक केयर गाइस, प्लीज कम ऑन। अगर n की वैल्यू 2 है बच्चों तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1, मतलब n-1 तक, मतलब 2-1 तक, है ना। और 0 के लिए क्या हो जाएगा s, और 1 के लिए क्या हो जाएगा p। l की वैल्यू 0 पे s और 1 के लिए p हो जाएगा। बोले यस नो। नाउ लेट्स सी। तो s हो गया n2, 2s और 2p, 2d संभव नहीं है। तो देयर कैन बी क्वेश्चन लाइक दैट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि इनमें से कौन सा संभव नहीं है। कौन, मैं कहूँ कि 3f पॉसिबल है क्या, तो यू विल से नो। तो कैसे, आप यहाँ से पता कर लो कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 0, 1, 2। तो 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d। नाउ हम कह सकते हैं कि ये n की वैल्यू 3 है तो 3s, 3p, 3d ये संभव है, बट 3f इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर टू यू?
अब जरा देखो बच्चों, कम ऑन, तो इन सभी केस में सिमिलर नेचर है, सबके ग्राफ का नेचर कैसा बच्चों, सिमिलर है। ऐसा इनकी रेडियल नोड कितने हैं सब में, 0। क्यों, रेडियल नोड कितना होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला आपको, n माइनस एल माइनस 1। लेट्स कैलकुलेट फॉर 4f, n की वैल्यू 4, f के लिए l की वैल्यू 3, माइनस 1 कितना हो बच्चों, 0, मतलब कोई भी रेडियल नोड नहीं होगा। ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ऑलवेज नोड होता है, उसको नोड में काउंट हम लोग नहीं करते हैं, राइट। So nucleus is always node and that is not counted here in this formula। इस फॉर्मूले में हम लोग रेडियल नोड को काउंट, न्यूक्लियस को काउंट नहीं करते। क्लियर, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यस, नाउ ग्राफ ऑफ देखो 3p, तो आपको क्या समझना है कि अगर हम लोग एक आगे वाला सीखते हैं तो उनका नेचर बिल्कुल एक ही टाइप का होता है, एस को छोड़ करके, है ना। जैसे मैंने अभी पीछे वाला बात किया आपसे, तो कोई 2p 3d 4a 5g एक ही टाइप का हुआ। अब एक आगे बढ़ जाओ, एक आगे मतलब ये 3p 4d 5f 6g, देखो ऐसे, ये सभी एक, इन सभी केस में 1 नोड आएगा, नोड 1 होगा, 1 नोड का सिमिलर नेचर हो जाएगा। सिमिलर नॉट आइडेंटिकल, ध्यान रखें, सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है। मतलब क्या हुआ, सारे लेकिन हूबहू एक जैसे नहीं होते। मेरे घर में एक चिड़िया है जिसको बचपन में पेड़ुकी बोलते थे, वो बच्चा दी है, मेरे रूम में ही बच्चा दिया, वो अंडा दी थी, अंडा से बच्चा निकला। तो वो उसके जो मम्मी पापा हैं पेयर, मैंने बड़ा त्याग देखा। तो हमेशा, अब सोचो अगर वो आपस में पहचान न पाते तो कोई और चला आता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे सारी पेड़ुकियाँ एक ही जैसी लगती हैं, मेरे घर में बहुत सारी आती रहती हैं, 50 हैं, बट उनमें हमेशा जिसके अंडे हैं, जिस 2 है ना, वो हस्बैंड वाइफ होंगे या मेल फीमेल, वही केयर करने आते हैं। तो हमें लगता है सब एक ही टाइप के हैं, बट उनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ओके, ये जो नेचर है एक ही टाइप का नहीं, एक सिमिलर होगा लेकिन हूबहू एक जैसा नहीं होगा। ओके बच्चों, चलिए, ये क्या बच्चों, एक दूसरा नोड हो गया। तो नोड का पॉइंट ये है, न्यूक्लियस काउंट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी, अब अगला फिर बढ़ा दो, इसमें कितने नोड आ जाएंगे, नंबर ऑफ नोड इसमें कितने होंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो, ये न्यूक्लियस हुआ, 1 नोड और 2 नोड हुआ, हम रेडियल वेव फंक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, ग्राफ आप क्लियर होंगे हमको लगता है। ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे हमने लाइन खींच दिया, है ना, बड़ा आसान है। आई बिलीव कि आप लोग क्लियर हो गए। रेडियल वेव फंक्शन है, हम लोग एंगुलर नेचर को नहीं दिखा रहे हैं, इधर रेडियस से उसका वेरिएशन नोटिस कर रहे हैं। दुनिया को पता है कि ये n और l पर डिपेंड करता है, s तो है नहीं, 0 शुरू होगा। हमने पता कर लिया कितने नोड हैं इसमें, मान लो इसमें नोड की संख्या 2 आ रही है, 2 नोड्स आ रहे हैं, बस फटाफट ड्रॉ कर दिया हमने। हमको ये भी पता है बच्चों कि पहला वाला ये ऊपर होता है, ये सब नोट कर लेना आपको कॉपी पे निकाल के। ये जो पहला वाला ऊपर, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा और कम, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ घटते चला जाता है। हम लोग फटाफट इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर ले। क्लियर, अब देखो एनसीईआरटी में ड्रॉ किया, आपको देखते तुरंत ड्रॉ कर लोगे कि पहला वाला दूर ज़्यादा ऊपर जाएगा, ये देखो प्लस माइनस प्लस हो गया। एक और बात जो आप लोगों को ध्यान देनी है, कमान कि जब वेव का साइन चेंज होता है तो बीच में नोड मिलता है। नोड कहाँ मिलता है, जब वेव का साइन चेंज होता है, प्लस माइनस के बीच में, तो यहाँ नोड मिल गया, प्लस माइनस के बीच में नोड मिल गया। तो जब साई का या आर का साइन चेंज होता है तो बीच में क्या मिलता है बच्चों, नोड मिलता है। क्लियर, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही हैं। ग्राफ ड्रॉ कर लोगे ना किसी का भी। क्लियर, मैं कहूँ कि बताओ ग्राफ कैसा होगा, मैं कहूँ बताओ ग्राफ 7D कैसा होगा। ओके, अब क्या करोगे, बहुत आसानी से पहले इसका नंबर ऑफ नोड निकाल, कितना होगा, n माइनस 1, या n की वैल्यू 7, इसके लिए l की वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1, बोलो यस नो। सो कितना आया, 4 नोड्स होंगे बच्चों। तो ग्राफ ड्रॉ करना है, हमने फटाफट ड्रॉ कर लिया ग्राफ, बहुत ही आसान काम है। 4 नोड्स, तो ये 1, ये 2, नोड कितना आया, 1 आया, 1 2 3 4 ऐसा हुआ। देखो ये हमारा ग्राफ हो गया, कैसे, देखो 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड।
पहले पीक ऊपर है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, चला गया। ठीक है, तो हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया चीज़ सीख रहे हो तुम लोग, शानदार, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों जो आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक। तो s ऑर्बिटल के लिए ऑल रेडियल वेव फंक्शन और उसके स्क्वायर, मतलब ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है। किसका बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है। तो s ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ जो है नॉन जीरो से शुरू होता है, जीरो शुरू नहीं होता, याद हो गया आप लोगों को, जीरो शुरू नहीं होता। लेकिन पी डी एफ और जी का रेडियल और दोनों ग्राफ जो है जीरो से शुरू होता है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। ठीक है, ध्यान रखो, यहाँ हम आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ग्राफ, here just we are discussing about the radial distribution curve as well as radial wave function distribution curve as well as probability density clear बच्चों। ओके, नाउ सी पोजीशन ऑफ रेडियल नोड, मैंने बताया आपको जहां पे वेव फंक्शन चेंजेस इट्स साइन, वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता है, वहीं पर हमको क्या मिलता है, नोड मिलता है। ओके चलिए, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आप जानते हो ना बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन तो नहीं पढ़ा रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकाला गया, नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे ये तो काम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से होता है या एक हायर एडवांस कंप्यूटर ये यूज करके नए नए यूज करके निकाला जाता है। हम लोग अप्रोक्सीमेट मेथड से निकालते हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ओके चलो बच्चों ऐसा करो, तब तक आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहो ना, 2-3 मिनट हम लोग अच्छा कर लेते हैं। द शेप ऑफ द ऑर्बिटल विद द वैल्यूज ऑफ L = 2 एंड M = 0 इज, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहो। ओके गाइज, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल विद L = 2 एंड M = 0 नहीं होता है, आपको पता है ना, शेप सिर्फ कौन बताता है, L बताता है। सभी लोग नोट कर लेना इस बात को, ऑर्बिटल के शेप को सिर्फ और सिर्फ कौन बताता है, M। तो 4 नंबर मिल गया आपको। कई बार सवाल में पूछा है कि ऑर्बिटल्स का शेप कौन बताता है, तो यहाँ से 4 नंबर इकट्ठा कर लो भाई, IIT मेडिकल सबके लिए। L = 2 हमको पता है, L = 2 के लिए कौन सा होता है, D ऑर्बिटल होते हैं, और D ऑर्बिटल मतलब डबल डम्बल शेप, आंसर इज B। चलिए फिर से आता हूँ, जहाँ पढ़ा रहा था वहाँ पर आ जाता हूँ, वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अभी मैं आपको शानदार, हाँ यस, नाउ आई एम डिस्कसिंग विद द सॉल्यूशन। हमको इक्वेशन तो नहीं बताना है, लेकिन इसके एक्सप्रेशन से एग्जाम में सवाल पूछे गए, मैंने कई बार देखा है, और एक्सप्रेशन इसके डरावना होते हैं, इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशन होते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बट उसमें होता कुछ नहीं है, खाली डराता है। आपको आइडिया लग जाएगा, अरे यार ये कुछ नहीं है, यहाँ ही देखो काम चल जाएगा। तो मैं वो एक्सप्रेशन आपके सामने लेके आ गया हूँ अगले स्लाइड में, इसलिए कि आपको कभी डर न लगे, आप देख के समझ आएगा अरे इतना आसान है क्या। जब किसी चीज़ को हम देखे रहते हैं तो डर नहीं लगता, यस नो, तो बहुत अच्छा है। सी देखो बच्चों, आप सोचते हो ना कैसा सॉल्यूशन है, लेट्स सी। रेडियल वेव फंक्शन का ये सॉल्यूशन है, रेडियल वेव फंक्शन का अगर 10 मतलब 1s ऑर्बिटल होगा, तो उसके रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू ऐसी होती है, ये वैल्यू है। मैं फिर से आपके लिए लेता हूँ, 2z क्या है, एटॉमिक नंबर, A0 क्या है बच्चों, A0 जो है बोर्स हो। यहाँ एक और अच्छी बात बताने का मन कर रहा मुझे, जब किसी चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते हो, पूरे मनोयोग से चाहते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप वहां बैठे हमको फॉलो करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको उससे मिल नहीं, बल्कि उल्टा है। एक किताब है ऑलकेमिस्ट, उसमें कॉल पेलो साहब ने लिखा है कि अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने में लग जाती है। नील बोर साहब ने बच्चों, उसका एग्जाम्पल है, इसको साइंस से बोलते हैं सेरेंडिपिटी मतलब डिस्कवरी बाई चांस। कुछ लोग कहते हैं सेरेंडिपिटी है, मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज़ को दिन रात सोच रहे हो, पूरा 24 घंटे बहुत टाइम डिवोट कर रहे हो एक्सपेरिमेंट की, आप किसी चीज़ को दिन रात सोच रहे हो, पूरा 24 घंटे बहुत टाइम डिवोट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो हो सकता है आप गलत तरीका यूज कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ अपने आप मिल जाएगा। और पता नहीं कैसे ऐसे हो जाता है। आपसे मैंने ज़्यादा ज़िंदगी जी हुई है, मेरा एग्जैक्टली यही एक्सपीरियंस है। हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, हमको लगता है ये काम ये हम कर लेंगे, तो कई गलत तरीके यूज करते हैं, बट धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाते हैं।
और हमको तरीके में सुधार कर चले आते हैं। आइडिया रहता है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। नील बोर साहब ने, आपको तो पता ही है कि उन्होंने पार्टिकल माना था इलेक्ट्रॉन को, यस, लेकिन उन्होंने जो रेडियस यूज किया था वही ए नॉट की वैल्यू है बच्चों, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब ये कितना सरप्राइजिंग बात है कि नील बोर साहब ने गलत माना, फिर भी उनका जो वैल्यू था वो बहुत हद तक सही था। तो वाह ग्रेट, इसीलिए जो स्पेक्ट्रम मिला था बोर साहब से वो सही था। इसको बोलते हैं साइंस में क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि ये जो है 1s का रेडियल वेव बाई ए नॉट की पावर 3/2 e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। ये सिग्मा क्या है आगे आपको एक्सप्रेशन में बताऊंगा मैं। ये किसके लिए बच्चों, 1s के लिए। क्या है, रेडियल वेव फंक्शन, साई रेडियल वेव फंक्शन किसके लिए, 1s के लिए है। अब देखो जरा इसको, इसकी वैल्यू कभी 0 होगी क्या, नो, नेवर। तो बच्चों देखो इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। देखो ये e की पावर समथिंग कभी 0 नहीं होगा, मतलब साई 0 नहीं होगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका नोड कोई नहीं मिलेगा। इसमें नोड कितने होंगे, 0। तो एग्जाम में एक्सप्रेशन देके पूछा जाता है कि इसमें नोड कितने मिलेंगे, देयर विल बी 0 नोड। और ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 1s। समझ में आया क्या। नाउ सी बच्चों, अब देखो ये 2 का है रेडियल वेव फंक्शन, इसको देखो डरना नहीं है परीक्षा में। अब ये 2 मतलब 2s ऑर्बिटल की बात की जा रही है। ये 0 हो सकता है क्या, हो सकता है, कहाँ पर, ये कभी 0 होगा क्या, नहीं। अब एग्जामिनेशन में आएगा तो डरने की जरूरत नहीं है। ये कभी 0 होगा क्या, नहीं। ये 0 हो सकता है क्या, हमारे सारे बच्चे जानते हैं 2 माइनस सिग्मा की वैल्यू 0 हो सकती है। किसके लिए, जहां सिग्मा की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये सिग्मा क्या है आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, क्लियर बच्चों। जहां सिग्मा की वैल्यू 2 होगी और इसी सिग्मा से हम लोग आर निकाल लेते हैं। आर मतलब वो रेडियस जहाँ पे 0 होगा, कितनी बार, एक बार 0 होगा। जहाँ सिग्मा 2 होगा वहाँ 0 होगा। कितने नोड मिलेंगे इसमें, 1 नोड मिलेंगे। याद है ना 2s में सिर्फ 1 नोड मिलते हैं। कितना मजेदार है। फिर देखो इसको, अगर ये परीक्षा में आ जाए और आप एग्जामिनेशन में पहली बार इसको देख रहे हो तो हालत तो खराब हो जाएगी। लेकिन अब आप इसका वेट करोगे कि यार आ जाए सवाल, प्लीज आ जाए। देखो जैसे आपका क्यों, इसका फट से उत्तर करोगे, जहाँ सिग्मा 2 होगा वहाँ पे नोड मिलेगा। और पता ही है एडवांस IIT में एडवांस के सवाल पूछे गए हैं। ये दिखा के लोग हड़काना चाहते हैं, डराना चाहते हैं बच्चों को, बट यू विल नॉट ना, आई बिलीव सो। नाउ सी देखो R21 लेट्स सी R21 मतलब बच्चों 2p में कितने नोड होंगे, n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 कितने, 0। ये कभी 0 होगा क्या बच्चों, देखो जरा गौर से देखो इसको, ये कभी 0 होगा क्या, नहीं। ये 0 होगा क्या, नहीं। ये 0 होगा क्या, नहीं। ये कभी भी 0 नहीं होगा। कितने नोड होंगे, 0 नोड होंगे। अब ये एक्सप्रेशन मिलेगा आपसे, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इसमें कितने नोड होंगे, कोई नोड नहीं होगा। कैसे, क्या 0 दिख रही, 30 मतलब देखो 30 मतलब 3 मतलब 3, 0 मतलब s, 3s। कितने नोड होते हैं इसमें, 2 नोड होते हैं, पता है ना आपको। कैसे मालूम, 3 माइनस 0 माइनस 1 कितने नोड हो गए, 2। देखो ये स्क्वायर में आ गया, 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो स्क्वायर के कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, ध्यान रखो सभी लोग। वैसे मुझे पता, आपको पता ही होगा, बट स्टिल ये इसके जितना वैल्यू होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। सिग्मा स्क्वायर मतलब इसके 2 रूट होंगे, मतलब इसके 2 नोड होंगे, मतलब 2 जगह पर 0 हो सकता है। इसके नोड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और कहाँ जहां पर ये 0 होगा, बोले यस नो। ओके बच्चों, जहां पे 0 होगा वहां पे नोड मिलेगा। कितनी बार 0 होगा, 2 बार 0 होगा, राइट। तो ये एक्सप्रेशन देख के आगे से आप घबराना नहीं है, समझ जाना कि कुछ लड्डू चीज है। तुम्हें इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिख दे R30 इज इक्वल टू, या R30 ना भी लिखे, कहे एक रेडियल वेव फंक्शन है 1/9√3 z बाई a नॉट की पावर 3/2 इंटू 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। क्या बताओ इसमें कितने नोड होंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों में से कोई घबराएगा, कोई डरेगा। क्या कहेगा वो, ये तो कभी 0 होगा नहीं, ये भी कभी 0 होगा नहीं, इसमें इसके पावर में कितना है, 2, इस 2 जगह 0 होगा ये वैल्यू। तो 2, इसके 2 रेडियल नोड हो जाएंगे।
आई बिलीव कि आप लोग आसानी से कर पाओगे। ओके, समझ में आया आपको? ये जितनी जगह जीरो होगा, ये कभी जीरो होगा? नो। रेडियल नोड जीरो, ये कभी जीरो होगा? यस। एक बार सिग्मा पावर 1 नोड, बोलो यस नो। ये कभी जीरो होगा? नो। इसलिए R2P में कोई भी नोड नहीं मिलेगा। ये कभी जीरो होगा? यस। कितनी जगह? 2 जगह, 2 नोड मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। वैसे R31 मतलब 31 मतलब 3P, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में ये दिखाया जाता है, ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है और बच्चे डर जाते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं मारते हैं, जबकि इतना आसान है। पूछेगा नोड कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? जहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 4 होगी वहाँ मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? जहाँ सिग्मा 0 होगा। सिग्मा 0 कहाँ होता है पता है आपको? न्यूक्लियस में होता है। देखो फिर से देखो, ये सिग्मा 0, सिग्मा क्या है? ये देखो, ये है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 2ZR/NA0, 2ZR/NA0। जैसे मैंने कहा ये क्या है? R3, मैंने बोला R31, 3 मतलब 3 मतलब n की वैल्यू हो गई 3, 1 मतलब 2, 3P। इसमें कहाँ नोड होगा? 2 जगह होगा ना बच्चों। कहाँ? एक बार जहाँ सिग्मा 0 हो, एक बार जहाँ सिग्मा 4 हो। जहाँ सिग्मा 0 हो और जहाँ सिग्मा की वैल्यू 4 हो। 4 माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चों? देखो फिर से देख लो भाई, फिर से देख लो, ध्यान सीखो, ध्यान सीखो। मैंने क्या बोला? ये पूछा जाएगा आपको कि नोड कहाँ मिलेगा, ये एक्सप्रेशन दे करके। एक्सप्रेशन क्यों दिया जाता है? डराने के लिए। लेकिन आपको एक्सप्रेशन देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर कहेगा नोड कहाँ मिलेगा? आप देखोगे, आप कहोगे ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हो चीज़ें पावर ओवर में कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, ई की पावर में कभी 0 नहीं होगा। क्लियर? ये 0 हो सकता है। क्या है ये? 4 माइनस सिग्मा इंटू सिग्मा, ये 0 हो सकता है। सिग्मा क्या है? 2ZR/NA0। R क्या है बच्चों? रेडियस। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। 2 आपको पता है। N क्या है? N की वैल्यू 1 2 3 4 जो आप ले रहे हो। यहाँ R31 तो N की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 3 हो गई। और A0 क्या है? A0 वो बोर्स रेडियस है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। याद है ना आपको? वो देखो यहाँ ऐसे आया है, h²/4πm/ke²। मैंने ये आपको डेराइव कराया था बोर्स थियरी में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो आप। यहाँ कितनी जगह 0 होगा वो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। कितनी जगह 0 होगा? 2 जगह। कहाँ कहाँ? जहाँ सिग्मा 0 हो और जहाँ सिग्मा की वैल्यू 4 हो। सिग्मा 0 कहाँ होता है जरा देख लो। सिग्मा जब इसको 0 करोगे तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी। R की वैल्यू 0 मतलब न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग काउंट करते हैं क्या? नहीं काउंट करते, तो इसको हम काउंटिंग ही नहीं करेंगे। मतलब सिग्मा 0 वाला बात हम काउंट नहीं करेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू 4 जहाँ होगा सिर्फ वही मिलेगा। वही मतलब सिर्फ एक जगह। तो यहाँ कितने नोड मिल गए? सिर्फ एक। कहोगे सर अभी तो 2 बोल रहे थे। मैंने 2 नोड नहीं बोला, मैंने कहा इसके 2 वैल्यू के लिए सिग्मा 0 होगा। सिग्मा 0 के लिए और सिग्मा 4 के लिए। और सिग्मा 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑलवेज नोड। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता, तो इसको हम लोग काउंट करते ही नहीं है। बोलो यस नो। समझ गए? वाह। तो सिग्मा 0 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज ऑलवेज नोड, उसको काउंट नहीं करते हैं। यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। Now, what about sigma is equal to 4? Girls, now see boys, girls and boys, let's see. What about sigma is equal to 4? तो जहाँ sigma is equal to 0 आएगा वो हमारे नोड का पॉइंट नहीं हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जहाँ sigma is equal to 0 आएगा वो हमारे नोड का पॉइंट नहीं हुआ। Let's see. What about sigma is equal to 4? sigma मतलब 2Z। अब मैं मान लो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा Z is equal to 1। अगर मैं हीलियम की बात करूंगा Z इज इक्वल टू 2। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कौन सा आइटम दे रहे हैं। R हमको निकालना है यार कि कहाँ जाएगा। N, तो N यहाँ पे कितना बच्चों? 3। A0 इज इक्वल टू 4। ये सिग्मा इज इक्वल टू 4। सिग्मा इज इक्वल टू 4 किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब Z इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। Z इज एटॉमिक नंबर। 9 यहाँ से हमने कर लिया, तो ये 2 2 जा 4, तो R विल बी इक्वल टू 6 A0।
तो हाइड्रोजन के लिए इसका 3p ऑर्बिटल है, कौन सा 3p, उसका नोड कहाँ पर है 6a नोड, r इज इक्वल टू 6a नोड। अब कहें एग्जैक्ट वैल्यू बताइए तो कहोगे 6 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर नोड हो जाएगा किसका 3p का। 3p में कितने नोड होंगे, एक नोड होगा, वो नोड कहाँ पे होगा हमने आपको बता दिया। देखो ध्यान से देखो, अब मुझे कोई कहे 3p का ड्रॉ करो, हम ड्रॉ कर देंगे। 3p में कितने नोड होंगे, यहाँ पे 3p में एक नोड होगा, कहाँ से यहाँ शुरू होगा बच्चों, और ये ऐसे होगा, यहाँ पे नोड हुआ, किसके लिए है ये 3p के लिए है, r के साथ में। जरा गौर से देखो आप लोग, अब बात तो समझ में आनी चाहिए यार, समझ में आए तो मज़ा भी आना चाहिए, बहुत मुश्किल से लोग समझते हैं। ये जानते हो कौन सा पॉइंट है, ये वाला रेडियस है 6 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, जहाँ पे क्या हुआ है 0 हुआ है और नोड मिला है। बोलो समझ में आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं। ये बहुत कम लोग समझते हैं, बच्चे तो छोड़ो मास्टरों को पता नहीं चलता है, बट नाउ यू हैव कैलकुलेटेड यार। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों, क्योंकि और इसलिए वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पर देखो 3 अभी देखो ये 3D का है, 3D, तो 3D में कितने नोड मिलते हैं निकाल लो यार, n माइनस एल माइनस 1 फॉर्मूला से, n 3 माइनस एल माइनस 1 कितने 0। अब इसमें देखो ये तो 0 कभी होगा नहीं, ये कभी 0 होगा नहीं, ये कहाँ 0 होगा, जहाँ सिग्मा 0 हो। सिग्मा 0 मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस काउंट नहीं करते, तो मामला क्लियर हो गया। दिस इज अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन याद नहीं करना है। फिर कैसे आपने दिखाया, क्यों इसलिए दिखाया कि अगर एग्जामिनेशन में ये सब लिख के आ जाए तो आपको डर ना लगे। आपको कहे बताओ इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इसमें कितने नोड होंगे, तो आप तुरंत इसमें कितने नोड होंगे कहे कि इसमें नोड कहाँ मिलेगा, तो वो सिग्मा स्क्वायर आप बोलोगे सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 0 करोगे, सिग्मा की वैल्यू निकालोगे और फिर वहाँ से क्या निकालोगे, रेडियस, जिस रेडियस के लिए वो 0 हो जाए। कितनी जगह, 2 जगह। आई बिलीव कि आपको अब समझ में आ गया होगा। वाह, ठीक है बच्चों, तो ये एक आपका याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू आप लोग, मैं टाइम दे रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। R इज इक्वल टू 0 कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुड नॉट फाउंड इन द न्यूक्लियस। इट्स अ वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रेडियल नोड, वैसे मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आपसे अगर पूछा जाए कि रेडियल नोड कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पे साई की वैल्यू 0 हो, और साई किस पर डिपेंड करता है, R पे, थीटा पर या फाई पर। सिर्फ इसका लोगे तो रेडियल के अकॉर्डिंग, इन दोनों को लोगे तो ये एंगुलर अकॉर्डिंग, रेडियल वेव फंक्शन एंगुलर, जहाँ पे ये 0 हो, जहाँ पे ये 0 होगा वहाँ पे मॉड साई स्क्वायर 0 होगा, जहाँ मॉड साई स्क्वायर 0 होगा वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नोड बोलेंगे। क्लियर, वाह ग्रेट। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको रट सी गई होंगी, शायद ऐसा ना हो कि आपका सबसे अच्छा यही क्लियर हो गया हो, है ना। लेट्स सी, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अगेन आपको ये सब एक्सप्रेशन याद नहीं करने हैं, लाइन ऑफ थॉट, कैसे सोचा जाए ये ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन दिया कैसे काम किया जाए, बस और कुछ भी नहीं। चलो आपको पता है ना, हमें किसी चीज़ का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है। जिन लोग नहीं पता उनके लिए, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम किसी भी चीज़ का, तो डी अगर वो जिस भी वेरिएबल में x है, कोई फंक्शन है बच्चों जो x का फंक्शन है अगर, तो हम उसको क्या करते हैं, 0 रखते हैं। जहाँ पे 0 होगा, जिस x की वैल्यू, कोई फंक्शन है, देखो मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी काम आना जरूरी है ना बच्चों। अगर कोई फंक्शन है fx, फंक्शन क्या होता है, जैसे अभी साई एक फंक्शन था या रेडियस एक फंक्शन था, जो वैल्यू पीछे हम देख रहे थे, तो कोई फंक्शन है जो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हमें पता करना है कि fx कब मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए जहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, राइट। जहाँ ये वैल्यू 0 हो जाए वहीं पर वो मैक्सिमम या मिनिमम होता है। हम क्यों ये सब बातें कर रहे हैं, हमें क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ पर मैक्सिमम होगी,
जैसे मैंने कहा था ना कि आपके पिताजी आपको खोजने आएंगे तो आपके घर में खोजने आएंगे या कोचिंग में खोजने जाएंगे या आपके दोस्त के यहाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि या तो आप कोचिंग होते हो या घर होते हो या दोस्त के यहाँ होते हो। आपकी थोड़ी बहुत संभावना मिलने की बीच रास्ते में भी है, थोड़ी बहुत संभावना मिलने की कहीं और चाय की दुकान पे भी है। यस, थोड़ी बहुत संभावना तो है ना, लेकिन ढूंढते कहाँ पर है? जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो हम लोग यहाँ पर तो सिर्फ यही पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, संभावना। यस, और जानते हो पूरे ज़िंदगी में हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जहाँ पे संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। चलो कम ऑन, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। आप थोड़ा और पढ़ोगे बाद में तो आपको लगेगा कि यार क्वांटम ही सब कुछ है क्या। तो हमको निकालना है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मैक्सिमम है। मैक्सिमम कहाँ पर होगा? मैं आपको सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ। रेडियस के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम होगा? जहाँ पे dp/dr की वैल्यू 0 हो जाएगी। और p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन p क्या है बच्चों? 4πr² इंटू कैपिटल R²। ये क्या है? अरे सॉरी, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? 4πr² dr इंटू कैपिटल R²। ये है ना बच्चों, ये हमारा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान समझना। यहाँ देखो ये जो वैल्यू है ये सभी केस में सेम होता है। इट्स लाइक कॉमन थिंग जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस फंक्शन के ऊपर। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं 4πr²। दीज आर नॉट इक्वल बट हैविंग सिमिलर नेचर। ओके, 4πr² इंटू R²। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। कहाँ पर? r डिस्टेंस पर। r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होगी? वो इस नेचर को फॉलो करेगा। ओके, तो जहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, dp/dr की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो जाएगी। मजेदार बात है कि नहीं? क्या गजब का गणित है यार। अभी हमने रेडियल निकाला, कैसे? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से। कैसे? अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करके रेडियल वेव फंक्शन निकाला। इससे हमने नोड निकाल लिया। अब हम क्या निकालने वाले हैं? कहाँ पर संभावना मैक्सिमम है। वाओ, नोड भी निकाल लिया और मैक्सिमम भी निकाले। कहाँ 0 है, कहाँ मैक्सिमम है। कैसे? dp/dr 0 करेंगे। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे? R² इंटू dv। ये dr कंसीडर हम नहीं करते, क्यों? वो हर जगह वैसे ही रहता है, नेचर को प्रभावित नहीं करेगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए फिर से मैं आपको डिस्कस करता हूँ आगे। dp/dr देखो यही है, ये क्या है? p 4πr² है ना। अब 1s की अगर बात किया जाए, 1s की, चलो पीछे आ जाओ फटाफट। तो ये देखो यही तो s है। देखो 2z/a0 3/2 e⁻⁻² है। इसका स्क्वायर कर दो तो क्या करोगे? ये स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर कर दो, देखो यहाँ कर दिया मैंने। ये देखो अब 1s के लिए देखो ये होता है ना 2z/a0। ऐसा जब इस वैल्यू को स्क्वायर करके यहाँ पे रखोगे और उसको डिफरेंशिएट करोगे कि dp/dr की वैल्यू 0 करोगे, तो मैंने कहा 0 करने से क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। कहाँ पर मैक्सिमम होता है? तो पता है r मैक्सिमम की जो वैल्यू आती है वो a0 आती है। ये दिमाग झन्ना देता है भाई। ये क्या बता रहा है कि बोर साहब ने जहाँ बताया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ चक्कर तो नहीं मारता, बट बोर साहब ने जो वैल्यू बताई थी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कैसे? बोर खुद ही नहीं पता था, हमको जब पता। तो कहते ना जब आप कोई चीज़ करते हो पूरे तल्लीनता से, दिल आके, जानते हो मैंने आपको पहले बोला है कि आप अगर हम लोगों को फॉलो करते हो तो पता नहीं ईश्वर ने हमें कितना सिखाया है, कितना योग्य बनाया है, मुझे नहीं मालूम, मैं ये नहीं जान सकता। लेकिन आपको आप जितना शिद्दत से फॉलो करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मतलब जिस योग्य में नहीं भी होगा आप वो सीख जाओगे। क्यों? अपने डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से। बहुत गजब की चीज़ है ये। तो बोर साहब ने जो वैल्यू निकाला तरीका गलत था, बट जब वैल्यू जो पाया वो गजब का था। सी तो आर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? a0। ये क्या है? ये वो पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ओके,
तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमने आर रेडियल वेव फंक्शन से नोड निकाल लिया, रेडियल वेव फंक्शन से ये निकाल लिया कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। अब शायद आपका डाउट दूर हो गया होगा। ये मैंने किया नहीं है, मैंने तो सब पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने सब किया नहीं कि आपके लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। मेरा सिर्फ उद्देश्य आपको बताना कैसे होता है, सो दैट यू गाइज कैन हैव द कॉन्फिडेंस। नाउ लेट्स सी, अभी जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, कौन सा वाला, ये जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं कौन सा वाला, 4 पाई आर स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी तो है, और इधर रेडियस से जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसको अंत में क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, RPD। ये नाम नागसर नहीं दे रहे हैं, ये नाम IUPAC ने दिया है, केमिस्ट्री का नाम बच्चों, ये मैं नहीं दे रहा। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, F भी लिख सकते हो बट नॉट नेसेसरी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये ग्राफ हुआ बच्चों। जैसे अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, किसके, ये प्रोबेबिलिटी तो है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने डिस्कस किया। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हम लोग निकालते हैं कि देखो बहुत ध्यान से कहना, मैं 1s भी यहाँ चपेटे में ले लिया हूँ। अभी तक मैं कह रहा था कि 1s का सेम नहीं होगा, गौर से बच्चों, नाउ 1s को भी ले लिया। क्यों, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। सी बच्चों, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये जो है 1s या 2s या 3s जितने भी हैं, इनके लिए r इज इक्वल टू 0 पर आर स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होती है, ये पता है ना आपको, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। लेकिन जब r की वैल्यू 0 होगा बच्चों, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0 आएगा। बात मेरी समझ आई क्या आपको। 4 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं 1s के लिए बात करूं तो देखो r की वैल्यू, r की रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू या आर स्क्वायर की वैल्यू s के लिए, किसी भी s के लिए निकालते हो, ये न्यूक्लियस पर 0 नहीं होता। लेकिन वही जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो न्यूक्लियस पे क्या आ जाता है, 0। तो 1s हो, चाहे 2p हो, चाहे 3d हो, चाहे 4f हो, चाहे 5g हो, ये 0, ये सारे 0 शुरू होते हैं। कौन सा, प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाले सारे कहाँ शुरू होते हैं, 0 शुरू होते हैं। क्यों शुरू होते हैं कि यहाँ आर स्क्वायर 0 हो गया। अच्छा, बाकी केस में अगर देखते हैं हम लोग, अगर इन सभी केस में देखते हैं बच्चों, इन सभी में तो आर स्क्वायर भी 0 है और ये भी 0 है। कौन सा, ये 4 पाई आर स्क्वायर भी 0 है, तो 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। लेकिन NS के लिए ऐसा भी हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। वो हमको अभी पढ़ना नहीं है, बट हम वैल्यू निकाल पाते हैं कितना होगा, राइट। कैसे निकाल पाएंगे, देखो बेटा, ये कह रहे हैं सर ये मैक्सिमम तो है। देखो ये पहले समझा लूँ आपको मैं क्या है ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, रेडियस साथ में, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के पाए प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, ओबियसली 0 होती है, चाहे कोई भी हो। फिर क्या हुआ, बढ़ने लगा, क्या, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम, फिर घटने लगा, घट रहा है। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने प्रोबेबिलिटी 0 कहाँ होती है, ये ऐसे बच्चों इन्फानाइट तक जाता है। कहाँ तक, इन्फानाइट तक, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर मैक्स बोलते हैं, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। हमको अगर आर मैक्स निकल गया तो कह रहे हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या फिक्स होती है। फिक्स तो हम निकाल सकते हैं ना कितनी होती है, कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये हम निकाल लेंगे। हमको इसका जिस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, 5G की, 4F की, 3D, उसका हमको ये पता है, करना नहीं है, बट आइडिया बता रहा हूँ आपको मैं। और ये आर स्क्वायर आपने वैल्यू निकाल लिया, रखोगे आ जाएगा। यस वी कैन डू, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू डू, ये करने की हमको आवश्यकता नहीं है। ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्या। इसमें कितनी जगह प्रोबेबिलिटी 0 है, कहीं पर 0 नहीं है, न्यूक्लियस काउंट नहीं करते हैं। नाउ अगर हम लोग बच्चों इन सबों को लेते हैं, 2s, 3p, 4d, 5g ऑर्बिटल, इसमें एक चीज़ उल्टा और हो रहा है। अगर हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं आर स्क्वायर के लिए, उसमें 2s को छोड़ देना, तो 2s में 0 शुरू नहीं होता है ना, आपको पता ही है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो ग्राफ शुरू करते हैं बच्चों पाई केस में, तो ऐसे 0 शुरू होगा, ये पहला वाला ज़्यादा होता है, दूसरा कम होता है, और फिर ऐसे हो जाएगा, ये प्लस और ये क्या होता है, माइनस, तो है ना। सॉरी, गलती क्या हुआ मुझसे, समझ गया कि आर स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ कर रहा था, स्क्वायर में कभी माइनस नहीं होगा, आर में माइनस होगा ना बच्चों।
चलिए तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे ये ज़्यादा और ये कम। किसका ग्राफ ड्रॉ किया आपने? आर स्क्वायर का। किसके साथ? आर के साथ। लेकिन जब ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो पहला छोटा फिर बड़ा और फिर और बड़ा हो जाता है। कितने नोड मिलेंगे यहाँ पर? एक नोड। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल नोड। ये क्या बोलते हैं इसको? पीक बोलते हैं। पीक मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है। पीक हर जंप में, देखो यहाँ कितने पीक हो गए? 2 पीक हो गए, 2 पीक हो गए। ध्यान तो पीक की वैल्यू, नंबर ऑफ पीक्स कितने होते हैं? n-l। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होते हैं? n-l-1। तो हमेशा पीक की वैल्यू नोड से एक ज़्यादा होती है, या -1 है या पीक है, इसको पीक बोलें। कितने पीक हैं? 2। नोड 1। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? अभी ऐसा क्यों हुआ पूछना चाहोगे तो मैं बताया तो वैसे आपको मालूम चल जा रहा होगा, आपको मालूम चल जाना चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है। अब तुम अगर ये पूछना चाहते हो बच्चों कि ये बड़ा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि दूर जाने पर आर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो 4 पाई आर स्क्वायर बड़ा हो जाता है। वो इतना बड़ा हो जाता है कि इसको मल्टीप्लाई करके आगे वाले को ज़्यादा कर देता है। तो जहाँ पर ये ऐसा होता है, ये ज़्यादा छोटा होता है ना आर स्क्वायर, वहीं 4 पाई आर स्क्वायर इसके उल्टा हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये आर स्क्वायर दूरी बढ़ने के साथ, आर बढ़ रहा है तो आर स्क्वायर डेफिनेटली बढ़ रहा होगा। ठीक है, मैंने जितना समझा दिया इट्स मोर देन सफिशिएंट। बट अब मैं धीरे धीरे आपको शेप पे लेके आने वाला हूँ। इसका शेप कैसा होता है ये आज की क्लास में नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग शेप पर आ जाएंगे धीरे धीरे करके। चलो बच्चों, अब देखो 3s 3p। अब आप लोग ये तो समझ गए हो ना कि 3s भी होगा तो न्यूक्लियस शुरू होगा ना बच्चों। कितने नोड होंगे इसमें? 2 नोड होंगे। देखो एक नोड यहाँ पर और एक नोड यहाँ पे, 2 नोड हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट पे भी इसकी संभावना 0 की तरफ मूव करती है, बट एग्जैक्टली 0 नहीं होती, बट इन दोनों पे एग्जैक्टली 0 है। कितने पीक होंगे? नोड से पीक हमेशा एक ज़्यादा होता है, 3 पीक हो गए। ओके, बहुत अच्छे बच्चों। नाउ नेक्स्ट देखो, इन सभी केस में पिक कितने होंगे? 4, रेडियल नोड 3। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये समझ आओ कि रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ अलग है, आर स्क्वायर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव होता है। और 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ग्राफ जो है सबके लिए 0 शुरू होता है। शायद आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है रट गया होगा। यस, ओके। नाउ कॉन्सेप्ट, कुछ बातें हम लोग यहाँ ध्यान दे देते हैं। ऑल ग्राफ्स ऑफ आरपीडीएफ समझ गए ना, रेडियस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, हाइट ऑफ सक्सेसिव पिक्स इंक्रीजेज विद आर। जैसे से आर बढ़ता है वैसे से हाइट बढ़ जाती है। नाउ अब एक यहाँ एक अलग टर्म आ गया बच्चों, क्या? आर एवरेज। चलिए उसको डिस्कस कर लेता हूँ आपसे मैं। ये तो आपको क्लियर ही है। ठीक है बच्चों, लेट्स सी, यहाँ जाओ। आर एवरेज मैं आपको समझा देता हूँ। आर एवरेज क्या चीज होता है? चलो देख लो तुम, आर एवरेज क्या चीज होता है। मैंने कहा कि वहां पे ये चीज मैक्सिमम है ना, वहां पे ये चीज मैक्सिमम है, एक बात है। दूसरी बात मैंने ये कहा बच्चों कि मैंने ये कहा कि भाई जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब समझो, मान लो बाकी जगहों की तुलना में यहाँ पॉइंट 40 है प्रोबेबिलिटी, यहाँ 0.28 है, यहाँ पर 0.15 है, यहाँ पर मान लो 10 है। ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों, प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 1। चाहो तो आप 100 से गुणा कर दो, 40%, 28%, 15%। ये तो हुआ। एवरेज क्या है? हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस से, वो ध्यान समझना, न्यूक्लियस से कितना दूर पे चले जाएं कि अगर उस रेडियस को हम कवर कर दें। जैसे मेरा किसी का बच्चा खो गया है, कि आपके बच्चे के मिलने की संभावना, वो ध्यान समझना पक्का क्लियर होने वाला है। आपके बच्चे के मिलने की संभावना वहाँ पर 40% है, वहाँ पर 30% है, वहाँ पे 10% है, वहाँ पे 5% है, वहाँ पे 2% है। क्या लेकिन ये बताओगे कि मैक्सिमम कितने दूर तक हम लोग खोजें? क्या देखिए, इस 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके बच्चे के मिलने की संभावना 90% है, उसके बाहर नहीं गया होगा। 2 किलोमीटर का रेडियस, तो क्या रेडियस की वो वैल्यू
जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 90% या उससे ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड आर एवरेज। ओके, बात मेरी समझ गए। आर एवरेज मतलब रेडियस की वो वैल्यू जहाँ पे हम कितनी दूर की वैल्यू जहाँ पर हम कह दें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना इज मोर देन और इक्वल टू 90%। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। मैक्सिमम कितनी है वो दोस्त के यहाँ है, कितनी है 35%। लेकिन 35% तो 100 नहीं है ना भाई, कि वहाँ गया दोस्त का मेरे यहाँ नहीं है वो, कि यार कितना दूर ढूंढे, क्या 2 किलोमीटर के रेडियस में कहीं हो सकता है। तो नाउ अब लोग 2 किलोमीटर के रेडियस चारों दिशाओं में जाएंगे, दैट्स आर एवरेज। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो बच्चों आर एवरेज इंक्रीजेज विद एल। अगर एल की वैल्यू बढ़ती है, एल मतलब एल की वैल्यू 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, 3 मतलब एफ, एस पी डी एफ। तो जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ती है आर एवरेज बढ़ जाता है, मतलब न्यूक्लियस के पाए जाने की संभावना दूर हो जाती है। मतलब 3s में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में ज़्यादा पाया जाएगा। अब देखो कहाँ पहुँच गए हम लोग, इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा नज़दीक पाया जाएगा, तो 3s में। ये सब कहाँ से आया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके थोड़ा हाइयर मैथमेटिक्स लगाया गया है, जिसकी चर्चा मैं आपसे करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो 3s में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा, 3p में थोड़ा दूर होगा, 3d में थोड़ा और दूर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां पर 90% या उससे ज़्यादा हो। आप 90 ले सकते हो। तो कहते हैं 3s की तुलना में 3p का साइज बढ़ा, 3p की तुलना में 3d का साइज बढ़ा। या ये कह लो कि 3s में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा। न्यूक्लियस देखो, ये वो ध्यान समझो, 3s में न्यूक्लियस के पास में होगा। सपोज ये 3s हो गया, 3p में न्यूक्लियस से दूर हो गया और 3d में और दूर हो गया। तो क्या हुआ, आप बोलोगे कि सबसे छोटा कौन हुआ, 3s, फिर कौन हुआ 3p, फिर कौन हुआ 3d। ये मैं सर्कल नहीं बना रहा, मैं वॉल्यूम बता रहा हूँ की बात कर रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि 3s में इलेक्ट्रॉन यहीं पर होगा, वहां पर उसके पाए जाने की संभावना 90% या उससे ज़्यादा है। क्लियर, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नाउ क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल विद न्यूक्लियस इंक्रीज एवरेज, मतलब जिसके आर की वैल्यू कम होगी, ऑब्वियसली जिसका आर एवरेज कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा। जैसे 3s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में ज़्यादा होगा। नहीं, आपको समझा है क्या बातें कर रहे हैं, कितना मज़ेदार है ना। ठीक है, तो बच्चों फिर से देख लो, सारे ग्राफ 0 शुरू होता है ना। हाइट ऑफ सक्सेसिव पिक्स इंक्रीजेज विद आर हो गया, आर एवरेज इंक्रीजेज विद एल हो गया। जैसे एल की वैल्यू बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, दूर होता चला जाएगा। तो 3s में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ज़्यादा करीब पाया जाएगा, मतलब 3s के लिए वो ज़्यादा न्यूक्लियस से क्लोज है। तो क्लोजनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एवरेज। समझ आया बच्चों, इन सब को समझ गए तो आपका सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं क्लियर हो रहा है, आपको हर चीज़ क्लियर हो चला जाएगा इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल, ये बड़ी शानदार बात है। इस ग्राफ को देखो और मजे लो। देखो आप देखो 3d, 3p और 3s। मैं पहले बताऊँ आपको, फिर समझा देता हूँ। अगर मैं ऐसा ग्राफ खींचता हूँ किसी के लिए, तो बच्चों समझो, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये r² 4πr² की बात कर रहा हूँ। ये जो है मोस्ट प्रोबेबल, ये r मैक्स की बात कर रहा हूँ। इसको लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। रेडियस की वो वैल्यू जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ये है। ओके बच्चों, समझ में आपको मेरी बात। तो वो पीक पे होता है, यहाँ पीक पे होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि आर मैक्स की वैल्यू डिक्रीज करती है एल के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब पेपर आउट कर रहा हूँ मैं, समझ लो। मतलब 3s, 3p और 3d, आपको पता है ना, इसके लिए एल की वैल्यू 0, इसके लिए एल की वैल्यू 1, इसके लिए एल की वैल्यू 2। ओके बच्चों, तो जैसे हम लोग एल की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आर मैक्स क्या डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल। तो एल की वैल्यू बढ़ाओगे तो आर मैक्स घट जाएगा। मतलब 3d का
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उल्टा लगता है, ये ऐसे हो जाएगा। आर एवरेज में इसके उल्टा होता है। देखो ध्यान, यहाँ ग्राफ में देखो 3D का देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, 3P का यहाँ पर है, 3S का देखो यहाँ पर है। मैं फिर से इस ग्राफ को अलग ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बच्चों, अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूँ, लेट्स सी मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ 3D 3P और 3S, आपको पता है इसमें हमको कोई नोड नहीं मिलेगा, 3D में कोई नोड नहीं मिलेगा, तो 3D ग्राफ ऐसा कहीं हो गया। ये 3D है, बहुत गौर से देखना। ओके, मैं फिर 3P ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इसमें एक नोड मिलेगा, तो 3P में एक नोड मिलेगा, मान लो ऐसे नोड मिल गया, देखो 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 ऐसे नोड मिल गया और फिर यहाँ चला गया, देखो 3P यहाँ पे आ गया। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि देखो ये 3D का R मैक्स यहाँ पर है और 3P का R मैक्स यहाँ पर है, तो 3D का R मैक्स पहले होगा, 3P का R मैक्स दूर होगा, तो 3D के तुलना में 3P का R मैक्स बढ़ जाएगा। देखो 3D का 3 और 3S का और दूर चला जाएगा। समझ में आया क्या आपको? देखो 3D में R मैक्स यहाँ पर है, 3P में यहाँ पर है और 3S में यहाँ पर है, दूर होते चला जा रहा है। तो जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ती है, L की वैल्यू बढ़ती है, R मैक्स की वैल्यू घटती है, लेकिन R एवरेज की वैल्यू बढ़ती है। और साइज किस पर डिपेंड करता है? R एवरेज पर। किस पर? R एवरेज पर। ठीक है, मैं इस पर और चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और R मैक्स हमको साइज नहीं बताता, R मैक्स बताता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन R एवरेज साइज बताता है कि हम कहते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90% या उससे ज़्यादा, वो रेडियस बताओ, उसको R एवरेज उसी साइज निकालते हैं। क्लियर? तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है बच्चों, ग्राफ बता दिया मैंने आपको। एक क्वेश्चन कराते हैं हम लोग जल्दी जल्दी में। ये क्विज आपको बताया ना, मैच दी कॉलम, मेरी इच्छा थी कि मैच दी कॉलम क्विज कराया जाए। मैं 2-3 क्विज आज लेके आया हूँ, फटाफट इसको मैच करो। तो मैं जो आपको क्वेश्चन दिया था MVR = NH/2π, आपने इतना अच्छा उत्तर किया है। लेट्स जस्ट डिस्कस इट। ये बोर्स थ्योरी का बच्चों ने कहाँ गया? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, नाउ इंफ्रारेड रेडिएशन कहाँ मिलता है बच्चों? पास्टन सीरीज में मिलता है। लेमडा इज इक्वल टू H/P डी ब्रॉगली इक्वेशन में है, -E²/2R। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है ना बच्चों? टोटल एनर्जी होती है। कहो कैसे? तो आपको मालूम है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई हाफ, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू KZE × E/R। बोले नो, इसका हाफ कर दो, इतना हो जाएगा। और बताऊं मैं आपको बच्चों, ये अगर हाइड्रोजन होगा तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। व्हाट अबाउट K? अगर हम CGS यूनिट की बात करते हैं, कौन सा यूनिट? CGS यूनिट की बात करते हैं, तो उसमें K की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, तो आपको मालूम नहीं पता है तो अब मालूम कर लो। तो आंसर कौन सा हो गया? देखो A का फिफ्थ, तो A और C में कोई होगा। ओके, B का फर्स्ट, A का फिफ्थ, B का फर्स्ट। आंसर इज C। ओके, बहुत अच्छे। Now N and L for some electrons are given, which of the following expected to have the least energy? ये मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। मेरे पास 2 क्विज और है बच्चों, ये तो मैंने कर दिया, ये मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, मन ला के पढ़िए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, वो भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप पढ़े आपको कितना आता है। इसलिए हम जो कह रहे हैं उसको फॉलो करिए। एंड जय हिंद। ऑन IS2ON स्टडी इज़ ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।